तो आज का टॉपिक है बच्चे इनिशियल रेट लॉ मेथड, जिसको अगर डिफाइन करना हो तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू डिटरमाइन रेट लॉ। तो रेट लॉ जो होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, तो इसीलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, विच इन्वॉल्व्स मेजरिंग रिएक्शन रेट्स। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को बार बार मेजर करेंगे, लेकिन उसके साथ चेंज क्या करेंगे, हम इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट लेंगे। तो हमें पता होता है बच्चे कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर किस तरीके से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर हमें ऑर्डर का पता होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ए से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कंसंट्रेशन को अगर मैं यहाँ पे ए की डबल कर रहा हूँ और मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन ये भी डबल हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ के कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेस्ट टू द पावर 1। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता हो कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स मतलब कि डबल कर रहा हूँ और मेरे पास रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो रही है एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये 4 टाइम्स जा रहा है, मतलब कि इससे इंक्रीज हो रहा है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर 2। तो ये विद रेफरेंस टू ए उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। क्यों, किस तरीके से होगा बच्चे, क्योंकि आप इसको देखो कि अगर मैं यहाँ पे डबल कर दूंगा तो मैं इसको अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर से, स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर 2। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो अगर 2 2 से 4 हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर 2। तो मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर 4 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिलता है। तो इसके साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं को हम यूज करेंगे इनिशियल रेट लॉ मेथड के अंदर। तो अगर मेरे पास ए की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 4 टाइम्स, तो अगर मैं इसको 4 टाइम्स मतलब कि ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूं और मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डबल हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि मेरे पास यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर 1/2। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन में, इस रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, के कंसंट्रेशन ऑफ ए 1/2। तो मुझे यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स किया था, तो मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा, क्योंकि 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी कंसंट्रेशन। तो 4 के अंदर किस तरीके से हम 4 को किस तरीके से कट करके डबल किस तरीके से हो रही है, क्योंकि अगर आप 4 की रेज़्ड टू द पावर 1/2 है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 रेज़्ड टू द पावर 2। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 रेज़्ड टू द पावर 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो 2 टाइम्स आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, 2 के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर 1/2। तो अब देखो, आप इसको और इसको कंपेयर करो, ये तो सेम आ रहा है हमारे पास, लेकिन ये यहाँ पे ट्वाइस हो गया, तो मतलब यहाँ पे डबल रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा हाफ हो रहा है, तो इस केस के अंदर क्या होगा बच्चे, इस केस के अंदर हमें ऑर्डर नेगेटिव के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखो
अगर हमारे पास आर से डिनोट करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए की कंसंट्रेशन -1, तो हमने यहाँ पे डबल कर दी, तो यहाँ पे 2a लगा दो, तो 2 को हम 2 रेज़ टू द पावर -1 होगा, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 के ए की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर। तो इसको आप अगर कंपेयर करते हो इससे, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज गेटिंग हाफ। तो इसके साथ हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है, मतलब आप समझो कि हमारे पास हमने क्या किया कि 3 एक्सपेरिमेंट किए, इसको हम सेकंड एक्सपेरिमेंट कह देते हैं, इसको हम थर्ड एक्सपेरिमेंट कह देते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर 0.2, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इन मोल पर लीटर, तो यहाँ भी मोल पर लीटर होगी कंसंट्रेशन, और रिएक्शन रेट जो होंगे मोल पर लीटर सेकेंड, तो सेकेंड इन्वर्स होता है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर सेकंड आएगा। यूनिट्स ये लिखिए। तो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि 0.2 मोलर रखा कंसंट्रेशन को, और 0.1 मोलर रखा, और 1.0 इंटू 10⁻³ हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। दूसरे केस के अंदर हमने ए की कंसंट्रेशन को सेम रखा, लेकिन बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। तो यहीं से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमने इसको डबल कर दिया और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गया। तीसरे केस के अंदर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया, और जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी थी उसके अंदर सिमिलैरिटी रखी, मतलब कि सेम ही रखी, और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने चेंजेस देखे। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये दो सेम है और यहाँ पे ये दो सेम है। तो अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली किस तरीके से लिखते थे, रेट इज इक्वल टू के इंटू concentration of A raised to the power P and concentration of B raised to the power Q। तो P प्लस Q को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के लिए, मतलब इतनी कंसंट्रेशन के लिए ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था, तो तीनों एक्सप्रेशंस को किस तरीके से लिखते हैं, मैं इसको R1 लिख दूंगा, इसका R2 लिख दूंगा, इसको R3 लिख दूंगा। तो हमारे पास R1 क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ is equal to K into concentration of A जो कि 0.2 है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा P, और कंसंट्रेशन ऑफ B जो कि 0.1 है उसके ऊपर आ जाएगा Q, क्योंकि हम ऑर्डर विद रेफरेंस टू B क्या ले रहे हैं, Q ले रहे हैं, ऑर्डर विद रेफरेंस टू A क्या ले रहे हैं, दैट इज P ले रहे हैं। तो अब अगर हम R2, तो सेकेंड टाइम पे जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो R2 के अंदर कितनी वैल्यू आई थी, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A तो सेम है 0.2 रेज़ टू द पावर P, 0.2 रेज़ टू द पावर Q। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B को डबल कर दिया। तो अब अगर देखो आप कि हमने अगर यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल किया है, तो हमारे पास यहाँ पे चेंज कितना देखने को मिल रहा है, 4 टाइम्स। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 विद रेफरेंस टू बी, क्योंकि अगर इसको हम 2 बढ़ा रहे हैं, मतलब कि इसको डबल कर रहे हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स देखने को मिल रहा है, तो ऑर्डर 2 होगा विद रेफरेंस टू बी। तो यहाँ पे हम थर्ड का भी लिख लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकें। तो R3 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A जो कि 0.4 थी रेज़ टू द पावर P, एंड 0.2 जो कि B की कंसंट्रेशन थी, इसको Q लिख लेते हैं। तो अब बच्चे देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। तो अगर हम इसके अंदर से सिमिलर जो होती हैं, जो कि सिमिलर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो सिमिलर हैं और ये दो सिमिलर हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो जो इसके अंदर से हमें B का ऑर्डर दिखेगा और कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके अंदर से जिसके अंदर B सिमिलर है उसके अंदर से हम इनको यूज़ करते हुए P को कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कि ऑर्डर विद रेफरेंस टू A को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब करते हैं किस तरीके से, हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन को बाय 2। तो हम क्या करते हैं, R2 बाय R1 कर लेते हैं। तो R2 की वैल्यू कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K
डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवाइडेड बाय के ही होगा, तो के कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिख देता हूँ, 0.2 रेज़ टू द पावर p, 0.2 रेज़ टू द पावर q डिवाइडेड बाय 0.2 रेज़ टू द पावर p और 0.1 रेज़ टू द पावर q। तो अब आप देखो इसके अंदर हमारे पास k से k कट हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -3 से 10 रेज़ टू द पावर -3 कट हो जाएगा, 0.2 रेज़ टू द पावर p से ये पूरी का पूरे कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना बच्चे, हमारे पास यहाँ पे बच गया R2/R1, तो यहाँ पे ये वैल्यू बच गई 4 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, ये क्या था Q, ये भी क्या था Q। तो अगर आप इसको लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर q विच इज इक्वल टू 4। तो 4 को लिखने का तरीका क्या था, 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर q। तो इससे हम क्या देखेंगे कि जो इसकी पावर है वो इसकी पावर के सिमिलर होगी, तो यहाँ से हमें q की वैल्यू पता चल जाएगी, q इज इक्वल टू 2। तभी मैंने कहा था कि जैसे ही हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b को डबल कर रहे हैं हमें यहाँ पे 4 टाइम्स दिख रहा है, तो वो तो छोटा मेथड था, शॉर्टकट था, उससे हमें पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने Q को कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे P को। तो P को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास P को कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों कॉमन लेंगे, B की कंसंट्रेशन को कॉमन लेंगे और उससे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो P को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, P को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को। थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो हम क्या करेंगे कि 2 इक्वेशन को R2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R2 को R3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो R2 को R3 से, अगर आपको R3 से R2 को डिवाइड करना है तो इस तरीके से कर लो, या R2 से डिवाइड कर दो R3 को, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि R2 को डिवाइड कर रहा हूँ R3 से। तो R3 की वैल्यू कितनी थी, R2 की वैल्यू थी 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू, तो ऊपर भी k आ जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर भी k आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी k, इसके अंदर भी k। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.2 रेज़ टू द पावर p, 0.2 रेज़ टू द पावर q डिवाइडेड बाय 0.4 रेज़ टू द पावर p और 0.2 रेज़ टू द पावर q। तो आप देखो हमारे पास सिमिलरिटी क्या है बच्चे, ये 10 रेज़ टू पावर -3 से 10 रेज़ टू पावर -3 कट जाएगा, k से k कट जाएगा और ये कंप्लीटली इससे कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी, यहाँ पे हम देखें 4 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4, ये भी p की इक्वेशन, मतलब रेज़ टू द पावर p होगा, वो भी रेज़ टू द पावर p होगा। तो अगर आप इसको डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2/4, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ 1/2 p। तो अब दूसरी तरफ इसको अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो ऊपर मुझे 100 लगाना पड़ेगा। 400 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 1/2 पावर p, ठीक है। तो अगर मैं 2 को ऊपर ले आता हूँ तो मेरी रेज़ टू द पावर जो होगी वो माइनस के अंदर हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर -p। तो 16 को लिखने का तरीका क्या है बच्चे, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो आप देखो मेरे पास यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और उसकी पावर p और यहाँ पे 4, तो आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई -4। तो अब देखो बच्चे, कैलकुलेट ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं यहाँ से कुछ रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो हमारे पास कैलकुलेट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो n इज इक्वल टू, n हमारे पास किसके बराबर होता है, n इज इक्वल टू p प्लस q। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बच्चे, p की वैल्यू थी -4 + 2 विच इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास माइनस के अंदर इसका ऑर्डर आ गया, -2 ऑर्डर आ गया,
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू -2 आ गई। तो इसका मतलब मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लिया विच इज़ इक्वल टू -2। तो अब मेरे पास आएगा रेट लॉ का एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन तो बहुत ही ईजी होगा कैलकुलेट करना, क्योंकि ये देखो हमने लिखा ही हुआ है। तो P की वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ -4, यहाँ पे -4 कर दो और Q की जगह पे 2 लिख दो। तो ये हमारा आ गया रेट लॉ का एक्सप्रेशन। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट इज इक्वल टू, मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूँ, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेस्ट टू द पावर -4 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेस्ट टू द पावर 2, क्योंकि हमारे पास यही ऑर्डर आए थे। Q विद रेफरेंस टू B था और P विद रेफरेंस टू A था। तो A की हमने रेस्ट टू द पावर -4 कर दिया विद ऑर्डर, और B का जो Q था ऑर्डर था विद रेफरेंस टू B, उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास आता है क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको, क्योंकि इसका बेस सेम है, तो यहाँ पे पावर्स को ऐड करना ईजी हो जाएगा। तो पावर्स को किस तरीके से ऐड करेंगे, तो हम यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि ऑर्डर को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए करता हूँ, 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू K 0.2। तो P की वैल्यू कितनी थी, हमने कैलकुलेट की थी -4। ठीक है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी दे रखी है 0.2, और Q की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 2। तो हमारे पास ये आ गया। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू K 0.2 -2 रेस्ट टू द पावर -2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था इसको इधर ले आते हैं, K इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.2 रेस्ट टू द पावर -2। तो अब बच्चे -2 के अंदर पावर है, तो इसको अगर ऊपर लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ही यहाँ लिख रहा हूँ। किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 10⁻³ इंटू 0.2 को मैं लिख रहा हूँ 2/10। ठीक है, क्योंकि देखो -2 था, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, 2/10 की वैल्यू जो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.2 रेस्ट टू द पावर 2, क्योंकि पावर जब ये वैल्यू न्यूमरेटर के अंदर जाएगी तो पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव की है, तो 0.2 को लिखने का तरीका ट्वाइस लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, 2/10 इंटू 2/10 विच इज इक्वल टू K। तो अब देखो ये डिनोमिनेटर के अंदर पावर्स थी, तो ये ऊपर जाके क्या करेंगी, इसको बढ़ाएंगी। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 × 2 4, 4 4 16, 16 × 10 रेस्ट टू पावर माइनस कितनी आएगी, ये 2 0 भी ऐड हो जाएंगे ऊपर जाके, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, -5। तो अब आएगी वैल्यू, हमारे पास यूनिट्स क्या होंगी। तो यूनिट्स के लिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। तो यूनिट्स के लिए हम क्या यूज़ करते थे, मोल पर लीटर, और यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या था, 1 - n, और सेकेंड तो इन्वर्स होता ही था। तो अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना था बच्चे, दैट इज -2। तो -2, तो हमारे पास n की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास कितना आ गया 3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, मोल रेस्ट टू पावर 3 लीटर रेस्ट टू पावर सेकेंड रेस्ट टू पावर -1। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बच्चे एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चे एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर इक्वेशन दे रखी है हमें, 2a + b प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे c + d भी फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे c और यहाँ पे d लिखा हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ A होगी दैट इज़ मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर हो जाएगी, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने 0.1 मोलर रखी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, 0.1 मोलर रखी B की कंसंट्रेशन, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इतना आ गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने A की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया और B की कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गया।
और थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने रेट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को सेम रखा, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी को इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इतना आ गया। फिर हमने क्या किया कि फर्स्ट के कंपैरेटिवली फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया कि 4 टाइम्स कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा, तो हमारे पास ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो इनके लिए हम बच्चे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर P एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Q, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 कर दूं तो मेरे पास R1 क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A, और A की कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चे यहाँ पे 0.1, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, P से, और इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 थी, इसको हम Q लिख देंगे। फिर आएगा R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू कितनी थी 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन थी A की 0.3 मोलर, P रेज टू द पावर P हो गया 0.2 मोलर रेज टू द पावर Q हो गया। फिर हमारे पास R3 की वैल्यू आ जाएगी, R3 इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन कितनी थी 0.3 रेज टू द पावर P, और हमारे पास B की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.4 रेज टू द पावर Q, और R4 कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन 0.4 आ जाएगी रेज टू द पावर P और 0.1 आ जाएगी रेज टू द पावर Q। तो बच्चे अब हमें इसके अंदर से क्या करना है कि हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ये दो कंसंट्रेशन हम यूज़ करेंगे ए के ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ ए विद रेफरेंस टू ए हम कह सकते हैं कि ए के ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए, और इन दोनों को हम यूज़ करेंगे बी के ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चे, हम पहले करते हैं R3 को R2 से डिवाइड। तो यहाँ पे R3 को डिवाइड करते हैं R2 से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, R3 की वैल्यू थी 2.88 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय और R2 की वैल्यू कितनी थी बच्चे, R2 की वैल्यू थी 7.2 इंटू 10⁻² विच इज इक्वल टू, तो R3 के अंदर कंसंट्रेशन कितनी थी 0.3 रेज टू द पावर P, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे K 0.3 रेज टू द पावर P और 0.4 रेज टू द पावर Q, तो यहाँ पे हम Q लिख देंगे, डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ, इसके साथ। तो हमारे पास क्या थी वैल्यू K 0.3 रेज टू द पावर P एंड सेकेंड के अंदर 0.2 थी, तो इसको कंसंट्रेशन को हम 0.2 कंसंट्रेशन लिखेंगे Q मतलब कि B की। तो हमारे पास देखो B की कंसंट्रेशन 2 आ गई और 3 आ गई A की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर के अंदर, और R3 के अंदर 0.3 कंसंट्रेशन आ गई A की और 0.4 कंसंट्रेशन आ गई Q की। तो अब इसके अंदर बच्चे देखो हमारे पास K से K कट हो जाएगा और ये सारे का सारा एक्सप्रेशन इससे कट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, और इसको देखो अगर मैं इसको 10⁻⁻1 कर दूं, या मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2.88 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10⁻⁻1 कर दूं, तो मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो 10 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि मैं यहाँ से डेसिमल हटा के 28.8 लिख देता हूँ, 28.8। तो अब मेरे पास ये भी कट हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 28.8 डिवाइडेड बाय 7.2 विच इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये भी Q था और ये भी Q था, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 विच दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 रेज टू द पावर Q, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 4 28, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 0.2 से 0.8 कट जाएगा वो भी 4 से,
तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 4 को लिखने का तरीका क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2। तो मेरे पास देखो ये चीज़ इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हमारे पास ये पावर्स जो हैं ये आपस में सेम हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे Q निकल के आ रहा है, Q इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर अब देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे P को। तो P को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, P को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास B के अंदर जो जिसके अंदर मतलब कि क्योंकि हम P किससे रिलेटेड कर रहे थे, हम P विद रेफरेंस टू A की कंसंट्रेशन A से थे और Q किससे विद रेफरेंस टू था B। तो हमने Q को तो कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमें चाहिए जिसके अंदर B कॉमन हो। तो B किस में कॉमन है, 4 और 1 के अंदर कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे R4 को बाय R1। तो R4 को जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा R1 से, तो मेरे पास वैल्यू क्या थी बच्चे, R4 की वैल्यू थी 2.4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 6.0 इंटू 10⁻³ और इक्वल टू, तो ये वैल्यू कितनी थी, क्योंकि ये R4 है, R4 के अंदर ये वैल्यू कितनी थी, K 0.4 रेज़ टू द पावर P 0.1 रेज़ टू द पावर Q डिवाइडेड बाय K। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के अंदर सेम कंसंट्रेशन थी, 0.1 रेज़ टू द पावर P एंड 0.1 रेज़ टू द पावर Q। तो अब देखो मेरे पास ये K से K कट जाएगा और Q का एक्सप्रेशन इससे कट जाएगा और मेरे पास P का एक्सप्रेशन कितना बच गया, 4/1। तो इसका मतलब 4, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर P। तो इसके अंदर देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे -2 करूँ तो मुझे यहाँ पे डेसिमल को मतलब कि ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करने की जगह अगर मैं 24.0 कर देता हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो 6 4 24, तो मेरे पास क्या था, 4 की पावर P आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे भी आ गया 4, तो 4 की पावर क्या होगी, दैट इज़ 1। तो इसका मतलब इस केस के अंदर अगर ये बेस सेम है तो P इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास P का जो P विद रेफरेंस टू A की जो ऑर्डर हम कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज ऑर्डर विद रेफरेंस टू A इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास कैलकुलेशंस होगी। तो अब हम यहाँ से और चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू P प्लस Q विच इज इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था बच्चे, रेट लॉ एक्सप्रेशन था R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A P एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर Q। तो अब हमारे पास P की वैल्यू पता है, P को हम 1 लिख देंगे और Q को हम क्या लिख देंगे 2। तो ये आ गया हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन लास्ट के अंदर हमें कैलकुलेट किसको करना है, अब हमें ऑर्डर मिल गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिख लिया है यहाँ पे, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर 1 B की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2। तो इसी तरीके से हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गया, सेकंड ऑर्डर विद रेफरेंस टू B है, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है K को। तो K को कैलकुलेट करने के लिए आप इनमें से किसी भी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से, लेकिन ईजी कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारे पास ये जो बेस है वो कॉमन हो। तो इसलिए हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे 6.0, क्योंकि इस इक्वेशन को हम यूज़ करने जा रहे हैं। 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K 0.1। तो अब P की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 1, और 0.1 और Q की वैल्यू कितनी थी 2। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, अब मैं इसको रब कर दूं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे बेस कॉमन है, तो 0.1 1 + 1 3 हो जाएगा।
तो ये चला जाएगा इधर, तो k इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1⁻³। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे 10⁻⁻1, तो किस तरीके से होगा? 6.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1, तो ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू 3, -3 वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे? इज इक्वल टू k, तो 6.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, ये आंसर आ जाएगा। तो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 6.0। तो अब लास्ट के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट। तो यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या था? मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी बच्चे? n की वैल्यू थी हमारे पास 3। तो अब हम यहाँ पे 3 कर देंगे, तो 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स। तो अब क्या होगा? मोल रेज़ टू पावर -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगी यूनिट, जिसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये थी बच्चे आज की क्लास, जिसके अंदर हम इनिशियल रेट लॉ मेथड को यूज़ करके कैलकुलेशंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं।